Namaskaram again, and we are doing index of income tax through बेयर एक्ट। मैं आपको बेयर एक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपने घर से सेक्शन लेकर नहीं आया हूँ, मैं अपने घर से चैप्टर्स लेकर नहीं आया हूँ। जो भी इनकम टैक्स ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है वही आपको दिखा रहा हूँ, और उसमें से जो मेन सेक्शंस है उनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। तो चैप्टर 1 ऑफ मेन इनकम टैक्स इज प्रिलिमिनरी, जिसमें फर्स्ट 3 सेक्शंस है। देन बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें 4 to 9 है। देन इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको हमने प्यार से क्या नाम दिया अभी? एग्जम्प्ट इनकम। ये सेक्शन 10 है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव, विच इज नोन एज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ राखी, क्या था चार्ज किसके ऊपर था? सेक्शन 4 में टोटल इनकम के ऊपर। तो सेक्शन अभी ये चैप्टर क्या बताएगा? हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। ये पढ़ाने के लिए मुझे 100 आवर्स लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स। दिस इज 100 आवर्स का कंटेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोग कंसल्टेंट हो और आपके सामने क्लाइंट आता है और 3 बड़े बड़े सैक गोनी भर के बड़े बड़े सैक लेके इनकम लेकर आता है, क्योंकि आपने उसको क्या बताया? सब आपका साल का जो टोटल इनकम है उसके ऊपर टैक्स है। तो वो 3 सैक लेके जो आया वो क्या है? टोटल इनकम है। और आपके टेबल पे उसने खाली क्या है? ऐसा पूरा कैश उसका आपका टेबल पे पड़ा हुआ है, बोलता है करो टैक्स इसको। तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? आप पूछोगे ना कैसे कमाया वो तो बताओ। वो बोलता है इसमें का कुछ सैलरी है, कुछ बिजनेस इनकम है, कुछ रेंट है, कुछ चोरी करके लाया है, कुछ लॉटरी में मिला है, कुछ क्रिप्टो में मिला है। आप बोलोगे एक मिनट फिर कंफ्यूज हो रहा है, रुके, इसको सिस्टमैटिकली डिवाइड करो। तो कितने हेड्स में करने का वो सेक्शन 14 ने बताया। अपन लोग 13 तक जा चुके हैं, मेंटली अपन लोग 13 तक जा चुके हैं ना। तो कैन वी गो अहेड विथ 14? तो सेक्शन 14 बोलता है डिवाइड योर टोटल इनकम इन हेड्स ऑफ इनकम। डिवाइड योर टोटल इनकम इन हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स हैं हमारे पास? तो छोटा छोटा पहले याद रखने का, ठीक है ना। एकदम ऐसा छोटा छोटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहला हेड है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस या प्रोफेशन, फोर्थ है कैपिटल गेन, एंड लास्ट है अदर सोर्सेस। ऐसे ही लिखने का, बाद में डिटेल में याद होगा जैसे मैंने लिखा है। सैलरी, बताओ 5 हेड कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है ना। कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस मतलब जो पहले 4 हेड में नहीं आया वो अदर। सैलरी इनकम समझता है आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से? सैलरी, एम्प्लॉय लोग सैलरी कमाते हैं। रेंट कौन? हाउस प्रॉपर्टी में से क्या आता है? घर भाड़े पे देके रेंट कमाते हो। बिजनेस तो समझता है प्लीज, रोज पढ़ा रहा हूँ बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस है। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बिजनेस नहीं करते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस नहीं करते। हमारा ये क्या है? प्रोफेशन है। समझ में आ रहा है? जमीन ली, जमीन बेची, शेयर्स लिए, सेल बेचे, गोल्ड लिया, गोल्ड सेल किया, क्या होता है? कैपिटल गेन। अब ये 4 छोड़ने के बाद जो भी है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, रॉयल्टी, ये कौन से हेड में टैक्स होगा? अदर सोर्सेस में। सेक्शन 14 क्लियर है? हेड्स ऑफ इनकम। आगे चलूं? जाने दो मुझे आगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे होता है? घर के अंदर की गेट पे? पक्का? हाँ, घर के अंदर होगा तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। तो सेक्शन 14A करके हमारा ना, इसका हम नाम रखेंगे गार्डिंग सेक्शन, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है तो हमने इसको नाम दिया गार्डिंग। ये गार्ड किसको करता होगा? इन 5 घरों को। ये जो 5 हेड्स है वो अभी चालू होने वाले हैं, तो ये हेड्स चालू होने के पहले गार्डिंग सेक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मुझे अभी ही पढ़ाना है, आपको पढ़ा दूं? एक सेक्शन आज पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई सेक्शन पढ़ा ही नहीं। टुडे कैन आई टीच यू 1 मोर सेक्शन? तो आगे जाके आपको पता है ना, एलिट गुरुकुल के 2 डिवीजन होंगे। मतलब हमारे एक बिजनेस डिवीजन भी है एलिट गुरुकुल की। खाली देखो, ध्यान रखो, खाली बिजनेस डिवीजन है हमारी। बिजनेस मतलब एलिट गुरुकुल बहुत सारा बिजनेस करता है, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, टेक, एक्सप्लोरर, ये सारे टैक्सेबल होंगे कि नहीं? टैक्सेबल होंगे। एक बिजनेस हम वो भी करने वाले हैं, फार्म्स, एग्रीकल्चर। ये क्या है? बोलो ना, ये क्या है? टैक्सेबल बिजनेस है। और ये क्या है?
एग्जाम बिजनेस है, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट हमको दोनों बिजनेस देंगे ना, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरने आएगा और एग्जाम प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। क्या आपके अंदर का जो शैतान है वो कुछ बता रहा है आपको? सोचो ना, कुछ झोल आ रहा है क्या आपके अंदर? ये मैंने फैक्ट बता दिया। हमारे दो बिजनेसेस होंगे, दोनों हाईली प्रॉफिटेबल होंगे। इधर 4 बिजनेस है एक्चुअली, समझ रहे हैं ना? चारों प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एक फार्म का बिजनेस है हमारा, एग्रीकल्चर बिजनेस है। तो आपके अंदर कोई, सोचो तो सही, देखो तो सही, आपके अंदर वो सीए का डीएनए है कि नहीं? थोड़ा सोचो ना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जादू क्या करने का ट्राई करोगे? ज्यादा प्रॉफिट कहां दिखाओगे? है दोनों में। अब दृश्यम की बात करो, कहां? एग्रीकल्चर में दोनों में प्रॉफिट होगा ना, यहां पे भी प्रॉफिट होगा और यहां पे भी प्रॉफिट होगा, दोनों प्रॉफिट हाई है। बट वेयर विल यू ट्राई टू शो हाई प्रॉफिट? एग्रीकल्चर में हाई प्रॉफिट दिखाओगे और यहां पे प्रॉफिट दिखाएंगे लेकिन लो दिखाएंगे है नहीं। रियल होगा तो, रियल को झोल थोड़ी ना क्या बोलते हैं फिर? झोल तो रियल के आगे चालू होता है ना। हाई प्रॉफिट, लो प्रॉफिट। अकाउंट्स का दिमाग लगा के बताओ, ऐसा ही नहीं दिखाया जा सकता, इधर से उधर ढकेल दिया ऐसा क्या करोगे कि प्रॉफिट यहां कम होगा और वहां ज्यादा होगा? अकाउंटिंग विथ एविडेंस। दृश्यम मूवी देखा है ना? कोई भी दृश्यम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एविडेंस बनाने पड़ते हैं, एविडेंस। तो ऐसा क्या करोगे? वो भी इनकम साइड को कांस्टेंट रखते हुए। इनकम को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऑडिट तो फार्म डिवीजन में नहीं करोगे ना, ऑडिट फिर तो यहीं रखनी पड़ेगी, और टमाटो बेचे रहेंगे तो वहीं रखने पड़ेंगे। तो इनकम को कांस्टेंट रखो। अभी कौन सी साइड बची फिर? एक्सपेंस साइड। तो बताओ ना क्या करोगे आप? अपना अकाउंटिंग ब्रेन यूज करो ना। ऐसा क्या करोगे कि वहां प्रॉफिट बढ़ जाए और यहां प्रॉफिट कम हो जाए? ऐसा क्या करेंगे? कहां के बढ़ाएंगे? बिजनेस डिवीजन के बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या? एग्रीकल्चर के एक्सपेंस कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? प्रैक्टिकल बताओ। जो एग्रीकल्चर का खर्चा रहेगा वो बिजनेस का करेंगे। मतलब और थोड़ा अगर इसको एग्जाम्पल में बात करेंगे तो, जो फार्म पे काम करते रहेंगे लोग, जो मैनेजर होगा, फार्म लेबर होगा, उसका सैलरी कहां से देंगे हम? बिजनेस में से देंगे। जो हमारा टेम्पो होगा, ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, कोई गाड़ी होगी, जो कहां पे यूज होती है? फार्म्स में। उसका पेमेंट, डिप्रिसिएशन कहां पे बुक करेंगे? बिजनेस में। समझ में आ रहा है? जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो वहां नहीं बुक करेंगे, वो कहां बुक करेंगे? समझ रहा है आपको? तो जो एक्सपेंसेस जेन्युइन है और जो लॉजिकली फार्म को कनेक्ट होने चाहिए थे, वो एक्सपेंस वहां नहीं बुक करके आप कहां पे बुक करोगे? अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको झोल? कैसा अच्छा लग रहा है ना? अगर ये करोगे तो सेक्शन 14A पकड़ेगा। और सेक्शन 14A क्या बोलेगा? सेक्शन 14A क्या बोलेगा? एक्सपेंसेस, देखो समझ में आ रहा है क्या? रिलेटेड टू exempt income shall not be allowed। इतना इंग्लिश समझ में आ रहा है? क्या लिखा मैंने? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, मतलब ये वाले एक्सपेंस की बात कर रहा हूं ना मैं। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम शैल नॉट बी, मतलब यहां पे अगर तुमने दिखाए होंगे एग्रीकल्चर एक्सपेंस तो ये इनकम टैक्स डिसअलाउड करेगा। डिसअलाउड करेगा मतलब प्रॉफिट में ऐड कर देगा। लेकिन ये कब पकड़ा? तो अब उतने स्मार्ट हो कि मर्डर पे करो और एविडेंस भी बनाओ कि 2 अक्टूबर को आप यहां नहीं थे, स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग में गए थे।
तो अगर उतने होशियार रहोगे तो समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है मुझे बताओ, ये गार्डियन सेक्शन एग्जेम्प्ट इनकम को प्रोटेक्ट कर रहा है कि टैक्सेबल हेड्स को प्रोटेक्ट करता है? टैक्सेबल हेड को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? मैं बोलता है अनवांटेड एक्सपेंसेस से, अनऑथोराइज एक्सपेंसेस से। ये एक्सपेंस ऑथोराइज है क्या? क्या ये एक्सपेंस बिजनेस हेड का है क्या? नहीं, ये एक्सपेंस कौन से हेड का है? एग्जेम्प्ट का है। तुम जानबूझ के यहां डालने जाओगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? गार्डियन सेक्शन करेगा ना, गार्ड करेगा। वो कैसे गार्ड करेगा? बोलेगा चल ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। ओके, लॉ समझा आपको ये? तो 14 और 14 दोनों साथ में पढ़ना है। 14 में क्या बोला है? इनकम को डिवाइड करो। किसमें? कितने हेड्स में? क्या नाम है उनका? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। और 14A में क्या करता है? वो पांचों हेड को गार्ड करता है कि वहां पे कोई अनऑथोराइज, अलाउड एक्सपेंसेस आप अदरवाइज अलाउड ना करो, जो कोई एग्जिम्ट इनकम कमाने के लिए आपने किया है। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो आगे। अब गाड़ी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, चलेगा? थोड़ा व्हीकल फास्ट करे, ठीक है। पहला हेड, मुझे बताओ लाइफ में पहला इनकम कौन सा कमाते हैं लोग? पहला इनकम मैक्सिमम लोग क्या कमाते हैं? दैट इज सिंपलेस्ट इनकम टू बी अर्न। क्यों? क्योंकि सैलरी कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट पहले से किसी कंपनी ने डिजाइन करके रखा है, प्रोसेस बना के रखे, ऑफिस बना के रखे, क्लाइंट रिलेशन बना के रखा है। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन अ रनिंग एंटिटी विच इज द सिंपलेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू। तो जो इंसान मार्केट में पहले पहले आता है, जैसे आपके एज के लोग मार्केट में आते हैं, तो जो लाइफ का पहला हेड होता है वो बिजनेस नहीं हो सकता है, आइडियली कैपिटल गेन नहीं हो सकता। इसलिए लाइफ में पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी। उसका हम नाम याद रखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको प्यार से हम बोलेंगे IFS, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो पहला हेड है, ये क्लियर है? सेक्शन 15 to 17 इनकम फ्रॉम सैलरी, क्लियर है? चलो आगे। मुझे बताओ, जब पहला हेड 3 सेक्शन का है, 15, 16, 17, ठीक है ना। सेक्शन 15 में चार्ज क्रिएट किया है सैलरी का, कि सैलरी में क्या टैक्स होगा। 16 में डिडक्शन दिए है सैलरी के, 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। सैलरी में कौन सा डिडक्शन है? एक ये जॉब कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता होगा ना, बस से जाना पड़ता होगा, कपड़े लेने पड़ते होंगे, तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं दिया है सैलरी में। सैलरी हेड में एक डिडक्शन मिलता है, कितना? 50,000, सबके लिए अवेलेबल है। मतलब आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस 50,000 से ज्यादा होगा तभी भी आपको कितना मिलेगा? 50,000 ही मिलेगा। और एक्चुअल एक्सपेंस 50 से कम होगा तभी भी कितना मिलेगा? 50,000 ही मिलेगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आई फील सो सॉरी फॉर आर्टिकल्स, उनका इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्रॉस नहीं करता, ठीक है ना। जाने दो, कभी ना कभी कर लेंगे, कभी कभी तो 2-3 जीरो लगा देंगे उसके आगे। तो गवर्नमेंट ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है पता है? स्टैंडर्ड, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, इधर भी और दिल्ली में भी। क्या बात कर रहे हो? और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? हाँ, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? ये स्टैंडर्ड है। वैसा सैलरी में डिडक्शन कितना होता है? 50,000। वो क्या है? क्लाइंट ने नहीं बोला तभी भी देना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन ने नहीं बोला फिर भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन किधर भी नहीं बोलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन लो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। इसलिए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम डिडक्शन नहीं है, उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, सबको मिलता है। यहां तक क्लियर है? तो कैन यू गेस कि 17 तक आ चुके हो आप? समझ में आ रहा है? 1 to 17, 1 to 14A तक हमने 1 सेक्शन का नाम याद रखा है। अभी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। 15 to 17 इनकम फ्रॉम सैलरी। अगला हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? उसका सीरीज कितने पे चालू होगा? गेस करो, गेस करो। 18 पे चालू होना चाहिए ना, 17 पे कुछ खत्म हुआ तो
ऐसा नहीं है, लेकिन ये चालू 22 पे होता है। तो लाइफ में हर चीज आप गेस नहीं कर सकते, मुझे वो बताना था। चलो ये बताओ खत्म कहां पे होगा, गेस करना है यार रैंडमली। हाउस प्रॉपर्टी रेंट का इनकम है, कितने पे खत्म होगा? सागर पढ़ के आया है, सागर बोल रहा है 27 पे खत्म होगा। चलो सागर का मान लेते, 27 पे खत्म होगा। याद कैसे रखने का, ये 17 पे होता है, ये 27 पे होता है। थोड़ा लॉजिक से देखो ना, 7 लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो 27 पे एंड होगा। इसका नाम होगा इनकम फ्रॉम, और इसको हम प्यार से बोलेंगे, प्यार से क्या बोलेंगे इसको? IFHP, ठीक है ना। IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें रेंट इनकम टैक्स होता होगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन इसमें रेंट इनकम टैक्स नहीं होता, ऐसा मैं बाद में बताएगा। लेकिन अभी लगने दो। अभी क्या लगता है आपको? घर होगा, उसका क्या होगा? रेंट होगा, और रेंट के ऊपर ये चैप्टर क्या लेता होगा? टैक्स लेता होगा। आपको लग रहा है खाली रेंट को टैक्स करने का होगा तो ये 100 पेज का चैप्टर बनाते। रेंट को कैसे टैक्स करोगे? किसी का रेंट 20,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, 2,40,000 हो जाता है, बस टैक्स कर लेते। उतना करने के लिए इतना बड़ा चैप्टर तो नहीं बनाते। तो मुझे बताओ ना, रेंट में झोल होता है कि नहीं? झोल मतलब लोग रेंट कमा के छुपाते ही कि नहीं ना। कभी कभी बोलते हैं रेंट कमाया ही नहीं, और कुछ कुछ लोग रेंट कमाते हैं और कम दिखाते हैं। तो दो टाइप के चोर है मार्केट में हमारे, एक जो रेंट कमा रहे और दिखाते ही नहीं, दूसरे दे आर अर्निंग रेंट बट दे आर शोइंग लेस रेंट। समझ में आ रहा है? इन दोनों को हमको क्या करना पड़ता है? कुछ सबक सिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मुझे ये दोनों को सबक सिखाना पड़ता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, उसको मैं सार बोलता है, सार। ये पूरा टॉपिक जो है ना, इस अजम्पशन पे बना है कि असेसी चोर है। इस टॉपिक का अजम्पशन क्या है? असेसी कौन है? मान लेता है ये टॉपिक। अब आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं चोर नहीं हूं या हूं। ये टॉपिक अज्यूम करता है कि आप चोर हो और आप रेंट की चोरी करोगे। ये अज्यूम करता है, अज्यूम। समझ में आ रहा है? तो सार मतलब क्या? आपको मैंने कभी गार बताया था, तो उसको बोला था मैंने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। लोग हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स अवॉइड करते हैं, खुले आम करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ये पूरा टॉपिक बना के वो लोग अवॉइड ना करे, टैक्स की चोरी ना करे करके ये टॉपिक बनाया हुआ है। यहां तक क्लियर है? तो इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? सार टॉपिक, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कितना है पता है? एक रेंटल इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है कि नहीं? आप मान लो ना, आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, क्या टाइप के खर्चे करोगे आप? रिपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि टेनेंट क्या करता है? खराब करके जाता है, आपने देखा ही होगा। पेंट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर्टी। और सोसाइटी होगी तो सोसाइटी के मेंटेनेंस के बिल भरने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ेगा, प्लम्बिंग का काम करना पड़ेगा, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन होता है। तो ये सारे खर्चे हो गए। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज खर्चे हैं कि अनऑर्गेनाइज खर्चे हैं? मतलब कोई इंजीनियर आके प्लम्बिंग का काम करके जाता है क्या? नॉर्मल लोकल वायरमैन, लोकल इंजीनियर, लोकल प्लम्बर, मैकेनिक को आप यूज करके क्या करते हो, उसका बिल वगैरह नहीं होता। पेंटर वगैरह के भी बिल नहीं होते। तो मुझे बताओ, अगर इस चैप्टर ने एक्चुअल एक्सपेंस का डिडक्शन दिया होता, कौन से एक्सपेंस का? एट एक्चुअल, कि रेंट कमाने के लिए आपने कितना खर्चा किया, उसका डिडक्शन क्लेम करो साहब, ठीक है ना। तो लोग एक्चुअल एक्सपेंस डिडक्शन क्लेम करते कि बड़ा चढ़ा के करते? 200 रुपए का रिपेयर करते और 20,000 का डिडक्शन ले लेते। क्योंकि अल्टीमेटली हर चैप्टर में एक तो कॉमन एजेंडा एसएससी का होता ही है ना, क्या कैसे भी करके क्या कर लूं, इनकम कम कर लूं, ये तो एजेंडा होता ही है। तो इस चैप्टर ने क्या किया? बोला कि साहब मैं आपके एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर करूंगा क्योंकि आप चोर हो, और ये तो मैंने मान लिया है कि मैं अगर अलाउ करूंगा तो आप चोरी ज्यादा करोगे।
तो मुझे बताओ, अगर आप साल का 10 लाख रुपया रेंट कमाते रहोगे किसी प्रॉपर्टी में से, या 1 लाख कमाते रहोगे, तो कितना परसेंटेज आप रेंट का ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा करोगे प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए? मेरा सवाल समझ रहा है आपको? ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है ओनर लोग कितना परसेंटेज खर्चा करते रहेंगे अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए? ब्रोकरेज वगैरह भी देना पड़ता है, उनको पता होगा तो आपको नया टेनेंट रखने के लिए। परसेंटेज में बताओ ना, गेस करो कोई भी एक परसेंटेज। 100% खर्चा करते रहेंगे क्या? 100 इज टू मच। 80% रेंट इनकम खर्चा करते होंगे क्या? नहीं। 50%? तो आप गेस करो ना कितना करते होंगे, गेस करो। जिनको पता ही है वो लोग ना बोले, जिनको नहीं पता वो लोग बोले। 15%, 20%, 5%। कोई ओनर तो हराम खोर होता है, 1% भी खर्चा नहीं करता। गवर्नमेंट ने हायर साइड पे 30% दे दिया है। 30% स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है अगेन? खर्चा नहीं भी होगा तो भी मिलेगा, उतना ही होगा तो भी मिलेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हर साल मिलेगा। कोई ओनर आके आपको बोलेगा कभी तो, इस साल मैंने प्रॉपर्टी पे बहुत तगड़ा खर्चा किया सर, टाइल्स चेंज कर दिया, बाथरूम फिटिंग चेंज कर दिया, हाँ मेरा वो 10 लाख इनकम कमाता हूँ मैं प्रॉपर्टी में से, 18 लाख तो खर्चा कर दिया, लॉस बुक करो। आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन कितना है? 30% है, डिडक्शन स्टैंडर्ड है। फिर वो बोलेगा लेकिन मेरे साथ तो गलत हो रहा है। बोलने का सर आपने इस साल टाइल्स वगैरह चेंज किया, बाथरूम फिटिंग चेंज किया, मतलब लास्ट 5 साल से आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा नहीं किया था, तभी भी आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला होगा। और क्योंकि आपने इस साल कर दिया है, अब अगले 5 से 10 साल आप, लेकिन आपको डिडक्शन तो हर साल मिलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एवरेज आउट हो ही जाता है। और गवर्नमेंट ने ज़्यादा ही दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओनर लोग 10% ऑफ रेंट भी नहीं खर्चा करते, एट एक्चुअल 10% भी नहीं। तो 30% एंटी ओनर लॉ नहीं है, फेवरेबल लॉ है कि खर्चा एक्चुअल में अगर कोई जेन्युइन बंदा सच में अगर बिल बना के लाएगा ना, तो वो 30% ऑफ रेंट इनकम क्रॉस नहीं होगा। तो बेनिफिशियल प्रोविजन है, ले लो। लेकिन चूना भी नहीं लगा सकते, नहीं तो क्या करते आप लोग, रेंट कम करने के लिए खाली क्या कर देते, प्लम्बर आके चला गया, इलेक्ट्रिशियन आके चला, आया भी नहीं है, और अब बिल मार देते। इंडिया में बिल मारना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो पहले 2 हेड का थोड़ा सीरीज पता चल गया, कहां से सैलरी कहां से शुरू होता है? 15 पे, एंड कहां पे होता है? 17 पे। सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000, ठीक है ना? 50,000 मिलता ही है डिडक्शन आपको। हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कहां पे होता है? 22 पे, और एंड कहां पे होता है? 27 पे, ठीक है ना? हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30% ऑफ रेंट। तो आप देख सकते हो सैलरी में अमाउंट लिखा है और रेंट में परसेंटेज लिखा है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? आगे चलें, कोई डाउट होगा तो पूछो। डाउट तो होना चाहिए था कि ये बीच के सेक्शन कहां चले गए, जबकि ये घटिया डाउट है, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है नहीं तो कहां से लाऊं मैं? होते तो मैं बताता, नहीं ये तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को आंसर करने के लिए, पहले कभी तो इनकम टैक्स लॉ में 6 हेड हुआ करते थे। वन ऑफ द हेड वाज इंटरेस्ट इनकम। तो अभी इंटरेस्ट इनकम उतना सब्सटेंशियल हेड नहीं है, तो उनको उसने मर्ज किया इनकम टैक्स ने IFOS में, इनकम फ्रॉम। तो हेड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हेड बनाना मतलब बहुत बड़ा एक ऑपरेशन रन करना पड़ता है। आपके ITR के कॉलम अलग से बनने पड़ते हैं, एक अलग से पेज ऐड करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती है उसके पीछे जो टेक्निकल होती है। तो उन्होंने वो हेड को डिलीट किया है। तो 18, 19, 20, 21 ये सेक्शन ही इनकम टैक्स में ओमिटेड है, सेक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो आप बोलो डिलीट किया तो इन सेक्शंस को पीछे कर लेते, ऐसे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन सेक्शंस के ऊपर केसेस चालू है। केसेस चालू है तो पता चला लास्ट ईयर तक 27 कुछ और सेक्शन था, तुमने थोड़ा पीछे ले लिया, अब 27 अलग है। जैसा बेटे 27 पढ़ने के लिए ये नहीं समझ रही ये वाला 27 था कि ये वाला 27। तो हम सेक्शंस को यूजुअली नहीं हिलाते जब लॉ बनता है, तो वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रखते हैं। इसलिए ऐड होता है, डिलीट होता है, लेकिन
ओरिजिनल उसी जगह पे रहता है जहां पे बना था। ओके, हाँ, तो एक फालतू सा डाउट था जो आपने पूछा नहीं, डाउट भी मुझे ही पूछना पड़ रहा है, आंसर भी मुझे ही करना पड़ रहा है। आप थोड़ी मेहनत करो भैया। बताओ अगला हेड कौन सा है? इंसान ने सैलरी कमा ली, कॉन्टैक्ट बना लिए, थोड़ा पैसा बचा लिया, खुद का घर ले लिया, थोड़ा बहुत सेविंग कर लिया, अब तो रिस्क लेना चाहिए ना। तो अब क्या करना चाहिए? अब तो बिजनेस करना चाहिए। तो लाइफ में थर्ड हेड कौन सा आता है? बिजनेस। और बिजनेस नहीं करना है तो क्या करो? प्रोफेशन करो। प्रोफेशन मतलब हम लोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेशनल्स। इनफैक्ट प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन मतलब पेंटर, डांसर, सिंगर, क्रिकेटर। हाँ, ये सारे लोग भी कहाँ पे आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं। तो वो लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं ना, तो उनका हेड। इनफैक्ट मुझे आप बताओ 5 हेड में सबसे बड़ा हेड कौन सा रहेगा? पीजीबीपी, जो हम अभी करने जा रहे। हाँ, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे बड़ा हेड वही रहेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम काम भी कौन से हेड का करने वाले हो? पीजीबीपी, बिजनेस, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा टाइम उसी में लगाएंगे। और बिजनेस हेड हम इसलिए नहीं सीखेंगे कि हम बिजनेस वालों का आईटीआर भरने वाले हैं। अरे पागल लोगों, बिजनेस हेड इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हम लोग बिजनेस है, वी आर द बिजनेस। और बिजनेस सीखोगे नहीं तो बिजनेस करोगे कैसे? और पीजीबीपी से अच्छा हेड नहीं है बिजनेस सिखाने के लिए। मतलब जो एमबीएस को भी नहीं पता होगा वो हमको पता चलता है, बिकॉज वी स्टडी पीजीबीपी। 40 घंटे लगेंगे बिजनेस समझने के लिए, 40 आवर्स चलेगा? डाल देंगे ना। लाइफ में एक बार तो समझ लेते हैं ना। घर पे तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं बिजनेस क्या होता है, तो इधर ही आके पढ़ना पड़ेगा। कैन यू गेस कि कौन से सीरीज पे स्टार्ट होगा ये? गेस करो ना। कुछ लोग डर रहे बोलने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आप फेल हुए गेस करने के लिए तो अगली बार गेस नहीं करना है। अगली बार आप गेस कर सकते थे और शायद वो राइट भी होता, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एंड कब होगा? ये ऑब्वियसली ये बड़ा हेड होगा। ये 2-3 सेक्शन में तो लिखा नहीं जा सकता। बड़ा हेड होगा ना। 28 पे चालू होकर 30 पे खत्म होगा, तो इसको पीजीबीपी नहीं बोलते। हाँ बताओ ये लोग ऐसे है। 44 एडी के रिटर्न साइली बोल रही है, 30-35 कोई बोला, 44 एडी के तो हरामखोर लोगों रिटर्न भर रहे हो ऑफिस में। बोला आया, आवाज आया। 44 लास्ट नंबर है, लेकिन उसका नाम याद रखो डीबी। वो अल्फाबेट है, ऐसा उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, बस, ठीक है ना। आपको मतलब याद नहीं रखना है और डीबी याद भी नहीं रखना है, आपको नंबर याद रखने हैं। अभी आप सारा याद मत रखो, ठीक है ना। सारा याद रख लोगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, तो इसका हेड का नाम क्या है? प्रॉफिट। बिजनेस करने के बाद क्या होता है विनायक सर? एंड गेन भी होता है। कोई डिफरेंस समझा सकता है क्या इन दो शब्द? ये सेम ही शब्द है कि अलग अलग है? हाँ, वो तो दिख रहा है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है ना। लेकिन अलग क्यों है? फ्रॉम, या तो क्या करोगे आप? बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है ना। बिजनेस या प्रोफेशन करना पड़ता है हमको। इसको हम प्यार से लिखेंगे पीजीबीपी, ठीक है ना। प्यार से हम बोलेंगे पीजीबीपी। प्रॉफिट एंड गेन में फर्क क्या है? प्रॉफिट आप ट्रांजैक्शन से कमाते हो। ट्रांजैक्शन मतलब you will buy goods, you will sell goods, you will buy raw material, you will process into finished goods, you will sell finished goods। हाँ, प्रॉफिट आप ट्रांजैक्शंस करके कमाते हो। ट्रांजैक्शंस, दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस करता है बिजनेस। इवेंट, कभी कभी बिजनेस में क्या होते हैं? इवेंट, तो गेन हो जाता है। जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, क्या है? लॉस बाय फायर होगा, लेकिन आपने इंश्योरेंस करा के रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी? क्लेम। और उसने क्लेम आपको जितना लॉस हुआ था उससे ज्यादा दिया। लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट करके चैप्टर होता है अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो आपको क्या हुआ? गेन हुआ। आपने कोई असेट लिया था, डेप्रिशिएबल असेट लिया था। ये फर्नीचर डेप्रिशिएबल है, ये प्रोजेक्टर डेप्रिशिएबल है आपको। लेकिन पता है क्या, जॉर्ज ने एक बार क्या किया पता है? कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, ठीक है, वो उसको 80% ऑफ में मिला एमआरपी से। तो मान लेते 50,000 का होगा, 80% ऑफ, तो बहुत कम प्राइस में मिला।
हरामखोर ने कुछ दिन यूज किया वो आइटम, ठीक है, और फिर OLX पे सेल किया MRP से 60% ऑफ पे। नहीं समझ रहे तुमको मैंने क्या बोला? बॉक्स पे तो वही प्राइस रहेगी ना जो MRP वाली रहेगी, इसको मिला ही था पहले ही 80% ऑफ में। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट हायर प्राइस पे बेचा है और किसी ने खरीद भी लिया, तो क्या हुआ? गेन हुआ कि प्रॉफिट हुआ? गेन हुआ। आप बार बार नहीं करते ये सब। यू डोंट सेल योर मशीनरी एवरी डे, लेकिन कभी कभी मशीनरी बेच के प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, गेन इंक्लूड लॉस ऑल्सो, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड लॉस। लॉस भी हो सकता है ना, जरूरी कि आप हर बार प्रॉफिट में ही बेचो। तो हमारे इनकम टैक्स में ना, जब हम इनकम बोलते हैं ना, इनकम कैन बी पॉजिटिव, इनकम कैन बी नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव फाइल है, तो आप बोलोगे ऐसा कैसा इनकम नेगेटिव फाइल? हमारे यहां पे प्लस और माइनस की ज्यादा इज्जत नहीं, हम दोनों को इनकम ही बोलते हैं। आई अर्न -5 लाख रुपीज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -5 लाख, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कभी भी हेड्स में ऐसा नहीं लिखते इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वी डोंट राइट लाइक दैट। समझ में आ रहा आपको मैंने क्या बोला? वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव अगर टैक्स होता है तो नेगेटिव का गवर्नमेंट सेट ऑफ देता है। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव के ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स करता है। तो अगर कभी नेगेटिव होगा, किसी प्रॉफिट में, बिजनेस में कभी लॉस होगा, तो उसका क्या मिलेगा आपको? ऐसा कुछ है आगे, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? 3 हेड क्लियर है? 3 हेड का नाम क्लियर है? पहला हेड कहां पे शुरू हुआ? 15, कहां तक चला? 17। सेकेंड हेड कहां पे स्टार्ट हुआ और कहां तक चला? देन 28 और कहां तक चला? 44। डीबी वगैरह रहने दो, 44 तक चल गया। ओके, पहले 3 हेड का नाम याद है? इफ यू अर्न रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। इफ यू सेल हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने डिविडेंड कमाया, डिविडेंड, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। लेकिन शेयर्स ही बेच दिए तो ये रिकरिंग इनकम है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग है, वन टाइम होगा, तो इसको अकाउंट्स में कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जो नॉन रिकरिंग आइटम होते हैं उनको। और इसका वॉल्यूम भी बड़ा होता है, वॉल्यूम मतलब अमाउंट थोड़ी बड़ी होती है, और इसको बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग भाषा में अगर बात करो तो मैं, ठीक है ना? तो रेवेन्यू आइटम एंड कैपिटल आइटम करके एक डिस्टिंग्विश होता है अकाउंट्स में, वो विनायक सर पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। तो ये कहां पे स्टार्ट होगा, गेस करो? 44 पे लास्ट हेड खत्म हुआ है, तो ये कहां पे स्टार्ट होना चाहिए? अरे गेस करो ना। हाँ, डर क्यों रहे हो? 45 पे स्टार्ट होता है, डरने का नहीं। एंड कहां पे होगा? ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर बोलो। 54 और थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे निकल गए। 57 भी बहुत आगे हो। हाँ, ये 55 पे एंड होता है, ठीक है ना? 55A पे एंड होता है एक्चुअली। 55 के आगे और एक सेक्शन है 55A। इसका नाम क्या है? कैपिटल गेन। यहां पे आप कैपिटल असेट को सेल करते हो। क्या सेल करते हो? कैपिटल असेट। आपके ITR में कॉमन कैपिटल असेट क्या क्या मिलेंगे आपको? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ ज्वेलरी, सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ऑलराइट, चलो आगे। अगला हेड क्या होगा? सेक्शन। अरे अगला से गेस करो ना, 55 पे लास्ट एंड हुआ है, अगला का कहां था? हाँ, अभी देखो फिर से अच्छे से गेस करना चालू हो गए आप, क्योंकि अभी आपको क्या हो गया, 2 बार एक्सपीरियंस आ गया कि आप लोग मना नहीं, आपको एक्सपीरियंस आ गया ना। 56 पे स्टार्ट हुआ है, इसका नाम ही देखो ना, अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब जो सोर्स अभी तक एक्सक्लूसिवली टैक्स नहीं हुआ, वो यहां टैक्स होगा। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े इनकम को नहीं टैक्स करता। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, गिफ्ट आर द कॉमन एग्जाम्पल। तो ये कहां पे एंड होना चाहिए? बहुत बड़ी सीरीज नहीं होगी, सोचो ना, गेस करो, हल्का सा आगे जाओ। अरे बहुत आगे चले गए, अरे बहुत थोड़ा आगे निकल गया। और हाँ 59 पे खत्म होता है, ठीक है ना? इसका नाम है इनकम फ्रॉम
IFOS। एग्जाम्पल इसके लिखने तो आप लिख सकते हो डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट, रॉयल्टी, एक्सेट्रा लिखना पड़ता है यहाँ पे। एक्सेट्रा क्यों? ऐसा अगर कोई इनकम मिला जिसका कोई हेड नहीं है, हाँ, जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया में, उसका अदर सोर्स होता है। ओके, अब मुझे बताओ, यहां पे 5 हेड्स मैंने आपको बताया, 5 हेड्स में अलग अलग हेड में इनकम टैक्स होगा। टैक्स होने के लिए इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है, लेकिन लोग और इनकम टैक्स सब सेम सोच के है कि अलग अलग अपोजिट सोच के होते हैं। मतलब इनकम टैक्स चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लें, और लोग क्या सोचते हैं? कम से कम टैक्स भरे। इसलिए इनकम टैक्स और लोग हमेशा अपोजिट सोचते हैं। ओके, और आप किसके बिहाफ पे काम करते हो? लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन फिर लोगों को इनकम टैक्स से बचाना भी पड़ेगा ना। ये चोर पुलिस का गेम आज का नहीं है, ये इतिहास में बहुत पहले से चालू है, हजारों साल से ये हिस्ट्री है। चोर पुलिस का गेम हमेशा चलते रहेगा। मार्केट में चोर होंगे, पुलिस होंगे, पुलिस चोरों को पकड़ने का ट्राई करेगा, चोर ओवर स्मार्ट होके कुछ ऐसा करेंगे कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। कुछ चोर पकड़े जाएंगे, कुछ चोर हमेशा बच जाएंगे। ठीक है ना? जो बहुत स्मार्ट होते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस वाले, हाँ, या धूम मचाले वाले, वो बच जाते हैं। कुछ कुछ चोर तो ऐसे होते पुलिस के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं कि तुम लोग और हम लोग मिलके करते हैं। ऐसा हो रहा है इनकम टैक्स में भी, कि ऑफिसर और असेसी दोनों साथ में आके गवर्नमेंट को चुना लगा रहे हैं। क्योंकि ऑफिसर भले गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको भी तो अपना घर चलाना है ना, उसको भी तो एक बीबी और एक सेक्रेटरी को संभालना है ना। अरे ऐसा होता है लोगों का। ऐसा क्या कर रहे हो? अमीर लोगों के अमीर चोचले होते, तुम्हारा नहीं है, तुम गरीब हो। जब तुम अमीर हो जाओगे तुम भी ऐसे ही करोगे। लोग हमेशा टैक्स की चोरी करेंगे ना। कैसे करते हैं आप? अगर आप मुझे खाते खाते 1-2 एग्जाम्पल दोगे तो कैसे करते हैं टैक्स की चोरी? वो तो बहुत घटिया लेवल की चोरी है, वो छोड़ दो, उसकी बात थोड़े टाइम के बाद करेंगे। कैसे कम इनकम दिखाते हैं? एक्सपेंस नहीं बढ़ाना। एक्सपेंस की बात हेड्स में हो जाएगी, हर हेड में हो जाएगी। एक्सपेंस को कैसे टेक ओवर करना है। इनकम की बात करो। आप किसी भी दुकान में जाते हो तो कितने गूगल पे मिलते हैं आपको? 2-3 मिलते हैं। और वो एक ही पर्सन के नाम पे जाता है क्या इनकम? नहीं। तो क्या कर रहे हो वो लोग? इनकम को डिवाइड करते हैं। कॉमन सेंस है। मुझे बताओ, आप लोगों का बहुत ज्यादा इनकम है क्या? नहीं। अब पापा को रेंट लेने का है किसी के अकाउंट में। पापा को क्या लेने का है? रेंट लेने का है। पापा किसके अकाउंट में लेंगे? पापा का ऑलरेडी अच्छा इनकम है, 15 लाख से ज्यादा है। पापा इज इन 30% स्लैब ब्रैकेट। तो अभी एडिशनल इनकम आने वाला है पापा को, और पापा को टैक्स बचाना है। पापा क्या करेंगे? मम्मी के नाम पे लेंगे, बच्चों के नाम पे लेंगे। मतलब किसी और के नाम पे इनकम को क्या किया जाता है? डाइवर्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? किसी और के नाम पे इनकम को डाइवर्ट किया जाता है। ये होता है कि नहीं? अरे बोलो, देखा है आप लोगों ने? ऐसा इनकम डाइवर्ट किया जाता है। आपको क्या लगता है, आप जैसे शेमड़े बच्चे अगर इतना सोच सकते हैं, और वो शेमड़े पापा अगर ये कर सकते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स आज तक पढ़ा नहीं है, इनकम टैक्स वालों को पता होगा कि नहीं लोग ऐसा करते रहेंगे? क्यों उनसे छुपा होगा ये चीज? उन्होंने लॉ बनाया होगा क्या? बनाया होगा ना उन्होंने भी लॉ किसके लिए बनाया होगा? ये करने के लिए बनाया होगा कि नहीं करने के लिए बनाया होगा? नहीं करने के लिए बनाया होगा। तो वो जो लॉ है ना, वो यहां चालू होता है, सेक्शन 60 पे चालू होता है और 65 पे चलता है। 60 पे चालू होता है और कहां पे खत्म होता है? इसका लीगल नाम कुछ और है। जैसे एग्जम्प्ट इनकम का लीगल नाम क्या था? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। वैसे इसका नाम है इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम। किसी और का इनकम किसके इनकम में ऐड करते थे? असेसी के। किसी और का इनकम आपकी इनकम में जोड़ देते हैं। इनकम टैक्स पागल है क्या? अरे ऐसा चलते फिरते किसका भी इनकम उठा के आपकी इनकम में जोड़ देगा क्या? उसके पहले आपने क्या किया होगा? इनकम टैक्स जो कर रहा है वो स्टेप 2 है। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब वाइफ का इनकम उठा के हस्बैंड के हाथ में जोड़ दे रहा है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 किसने की होगी? असेसी ने की होगी ना। मतलब असेसी ने आपको पेनाल्टी लगाना, ये स्टेप 2 होती है।
स्टेप 1 किसने की? अरे बाइक वाला याद रखो। ट्रिपल सीट किसने चलाई? आपने। पुलिस तो अपना काम कर रहा है ना आपको फाइन लगा के, तो वो स्टेप 2 है। स्टेप 1 कौन करता है? हमेशा असेसी करता है। आप विदाउट टिकट आप ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन या बस में से, टीसी ने पकड़ना और आपको पेनलाइज करना, ये स्टेप 2। तो ये जो चैप्टर है ना, ये स्टेप 2 वाला चैप्टर है। ये चैप्टर समझ आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक जो इस चैप्टर में नहीं लिखा वो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में लिखा है कि इनकम टैक्स आपको पकड़ेगा कैसे, लेकिन पकड़ेगा कैसे ये पता समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोग चोरी कैसे करते हैं। वो लॉ में नहीं लिखा है। लॉ क्यों लिखेगा लोग चोरी कैसे करते हैं? आपको रास्ता दिखाएगा लॉ कि ऐसे चोरी करते हैं, वो तो नहीं बताएगा ना। लॉ तो लिखेगा कि अगर आपने ऐसा किया होगा तो हम ये करेंगे। लॉ सेकेंड स्टेप लिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट स्टेप आप मुझे बताने का हमेशा कि सर ऐसे ऐसे चोरी कर सकते थे, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे करोगे तो डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे मारेगा। तो मैं तो सेकंड स्टेप पढ़ाने आया हूं, लेकिन समझदार को फिर से इशारा काफी होता है। आपको कम से कम ये तो पता चलेगा अच्छा ऐसे करते हैं और ऐसे पकड़े भी जा सकते हैं। इसको हम हमारा नाम देंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब वो क्लबिंग नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। क्लब मतलब मैथमेटिकल वर्ड है। क्लबिंग मतलब एग्रीगेशन, ऐड करना, क्लब करना। क्लब समझता है ना? क्लब सैंडविच मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स करके आपको देते हैं, तो क्लबिंग। इसमें मैं 2 लोगों का नाम लिखेगा, याद रखोगे क्या? एक होता है हिक्का और एक होता है लिक्का। एक होता है हिक्का और दूसरा क्या होता है? लिक्का। आपके घर पे ये सब डिस्कशन हुआ है क्या कभी कि वो इनकम इसके नाम पे बुक कर देते हैं, ये फिक्स्ड डिपॉजिट इसके नाम पे रखते हैं, वो जमीन उसके नाम पे लेते हैं? आपके घर पे हुआ है क्या ये डिस्कशन कभी? क्योंकि गरीब लोग टैक्स की चोरी नहीं करते। टैक्स की चोरी करने के लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? अमीर। तो ये हिक्का जो है ना, ये कौन है पता है? हाई इनकम क्लास असेसी। हिक्का का फुल फॉर्म क्या? हाई इनकम क्लास असेसी। ये किसको ढूंढता है? अरे हस्बैंड भी 50 लाख कमा रहा है, वाइफ 40 लाख कमा रही है या वाइफ 60 लाख कमा रही है, ये हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे इनकम ट्रांसफर करेगा तो टैक्स बचेगा क्या? एक हिक्का दूसरे हिक्का के नाम पे इनकम ट्रांसफर नहीं करता। एक लिक्का दूसरे लिक्का के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं। और ऐसा तो कभी करो ही मत कि लिक्का हिक्का के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर रहा है। तो टैक्स का चोरी एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है। घर में एक हिक्का होता है और 2-3 लिक्का होते हैं, तो हिक्का अपना इनकम स्टेप 1 में ट्रांसफर करता है लिक्का को, लो इनकम क्लास असेसी। अपोजिट अट्रैक्ट्स, पता है ना? हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू हाईली लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है ना? द स्मार्टेस्ट किड इन द बैच विल गेट अट्रैक्टेड टू द डम्बेस्ट गर्ल इन द क्लास। हाँ, अरे ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है। डम्बेस्ट बॉय इन द क्लास कैन गेट अट्रैक्टेड टू स्मार्टेस्ट। स्मार्ट और वो ही है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास विल बी विथ मोस्ट छपरी ऑफ द कॉलेज। क्लास भी नहीं, और कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगा, बाहर के कॉलेज से इंपोर्ट करते हो लोग, गेट पे खड़ा रहता है वो बंदा फिर। और फिर स्मार्ट बच्चे जो होते हैं, जो ब्यूटीफुल या हैंडसम बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं यार हमारे पास क्यों नहीं, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अगर आपको टैक्स की चोरी करनी है तो यू कैन नॉट हैव हिक्का इन योर लाइफ। यू आर हिक्का तो यू कैन नॉट हैव हिक्का इन लाइफ, यू नीड टू हैव लिक्का इन लाइफ। ठीक है ना? तो ये आपने क्या, ये स्टेप 1 है। गवर्नमेंट क्या करेगा? क्लब करेगा। क्या क्लब करेगा? लिक्का का इनकम उठा के हिक्का में फिर से करेगा। लेकिन ये स्टेप 2 कब अप्लाई होता है? आप ट्रिपल सीट रोज जाते हो, रोज पेनाल्टी भरते हो? नहीं, कभी भरते हो? जब पकड़े जाते हो तो इनका भी वही है। मार्केट में क्या चालू है? चोरी रोज कर रहे हैं लोग, लेकिन रोज पकड़े नहीं जा रहे, तो कभी तो जाएंगे। अब कॉन्फिडेंस का गेम है, समझ में आ रहा है? लोगों को कॉन्फिडेंस है कि इनकम टैक्स मेरे को नहीं पकड़ेगा, इसलिए वो बिंदास चोरी कर रहे हैं। इनकम टैक्स को कॉन्फिडेंस है
भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल आएगा, आज तेरा है कल हमारा होगा। आज तू चोरी करके रख ले, जब हम लेना चालू करते हैं तो कुछ बचता नहीं पीछे, जब पकड़े जाते हो तो। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो आगे चले। अब ये तभी गवर्नमेंट पकड़ता है। अच्छा, इसको हम ना एंटी इवेजन बोल देते हैं क्या? इनको हम एंटी इवेजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम एंटी इवेजन प्रोविजन बोल सकते हैं क्या? एंटी इवेजन मतलब लोग क्या करते हैं? इवेजन करते हैं, इवेड करते हैं। इवेड मतलब टैक्स की चोरी करते हैं। हमने क्या लगा दिया है उसके ऊपर? एंटी इवेजन लगा दिया है, एंटी इवेजन लगा दिया है कि लोग चोरी ना करें। हम डरा रहे हैं लोगों को, ठीक है ना।